अभी तक हमने कल के क्लास में क्या पढ़ा था कि मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ असम को हमने पढ़ना शुरू किया था। मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था हमने कल के क्लास में, है ना। और हमने कल के क्लास में ये बताया कि मेडिएवल समय में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला तो इन्वेजन ऑफ द तुर्को अफगान रूलर फ्रॉम द वेस्ट ऑफ असम। और कल की क्लास में हमने ये कवर किया कि अलग अलग जो तुर्को अफगान रूलर है, तुर्को अफगान रूलर, इनके इन्वेजन के बारे में हमने कल चर्चा की थी कल के क्लास में। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप कल जो क्लास हुआ है या फिर अभी तक के जो क्लासेस हुए हैं, अभी तक ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुके हैं और सारे क्लासेस को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इन्वेजन ऑफ द तुर्को अफगान रूलर में से सबसे पहला इन्वेजन किसने किया था, एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहला इन्वेजन किया था किसने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। देन फॉलोड बाय द गियासुद्दीन इवाज खिलजी, देन तुगरील खान, उसके बाद मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और अंतिम में अलाउद्दीन हुसैन शाह। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, देन इवाज खिलजी, देन तुगरील खान, मोहम्मद शाह और सिकंदर शाह का जो इन्वेजन, यहां तक का जो इन्वेजन था अलग अलग समय में हुआ था। ये 1205, 6, ये 1227, ये 1257, ये 1337 और ये 1362। ये अलग अलग जो इन्वेजन हुआ था, ये हम कह सकते हैं दे वर द अनसक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ द मेडिएवल पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट जो इन्वेजन होता है, इन्वेजन लेड बाय द अलाउद्दीन हुसैन शाह इन द ईयर 1498। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन where he annexed the territory up to Hazo and placed his son Daniel as the ruler of this kingdom। ना यहां का रूलर अलाउद्दीन हुसैन शाह के बेटे डेनियल को बना दिया गया था। ठीक है, कुछ दिन डेनियल यहां पर रूल करते हैं, लेकिन the भूयास made a united attack on the Daniel's garrison, then the last man was destroyed। हमने यहां तक कल देखा था तुर्को अफगान के रूलर के इन्वेजन के बारे में। फिर हम कल यहां पर भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि मेडिएवल पीरियड में मेडिएवल में यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ पर क्या था, सुतिया किंगडम था। और ये सुतिया किंगडम के बारे में हमने कल चर्चा की थी, जिनके फाउंडर थे बीरपाल, ऑल्सो नोन एज द गयापाल। इनके बेटे रत्नध्वज पाल ने क्या किया था, रतनपुर पर अपना कैपिटल बनाया था ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऐसे फॉलोड बाय अंतिम सुतिया किंगडम के अंतिम जो राजा थे, कौन, नीतिपाल। और नीतिपाल को अहोम राजा सुहुंगमुंग ने क्या किए थे, अहोम राजा सुहुंगमुंग ने यहां पर अटैक किए थे। कब, 1523 में। एंड 1523 में सुहुंगमुंग ने नीतिपाल को मार दिया था। ठीक है, और पूरा का पूरा सुतिया किंगडम को उन्होंने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, और यहां पर एक ऑफिसर भी अपॉइंट करके रखा गया था, नोन एज द खोदिया खोआ गुहाई। ठीक है, कल हमने ये कवर किया था। देन हमने दूसरा देखा कल, क्या, कौन सा, जो कासारी किंगडम था, कासारी किंगडम। ये कासारी किंगडम के बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। कासारी किंगडम का फाउंडर कौन है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन द कासारी किंग कंटेम्पररी टू सुकाफा वाज द बिचार प्रतिभा। जैसे कि 1523 में सुहुंगमुंग ने सुतिया किंगडम में अटैक किया था, सिमिलरली 1526 में सुहुंगमुंग ने कासारी किंगडम में भी अटैक किया था एंड कासारीज वर डिफीटेड। ठीक है, लेकिन एनेक्स नहीं किया था 1526 में। डिफीट करने के बाद एनेक्स नहीं किया था, कासारीज को ही रूल करने दिया था सुहुंगमुंग ने। और बाद में जब 1531 में कासारीज ने इन पर फिर से अटैक किया तो दे वर डिफीटेड अगेन व्हेन इन 1536 the Kasari king Dechung started to revolt against the Suhungmung, the Kasari king Dechung was beheaded। उनका सर काट देते हैं। और the Kasaris with their capital, कासारी उनका कैपिटल कौन सा, दीमापुर के साथ वो क्या कर लेते हैं, इसको एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने और एक देखा था कासारी रूलर किसके बारे में, जसा नारायण या फिर शत्रु दमन के बारे में, कि
शत्रुदमन जसा नारायण ने सबसे पहले उन लोगों ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था माईबोंग में, और माईबोंग से इन्होंने सबसे पहले जयंतिया को अटैक किया। जयंतिया के राजा थे उस समय धना मालिक, ठीक है, धना मालिक को अटैक किया, उनको डिफीट किया। डिफीट करके उन्होंने एक नया टाइटल लिया था असीमर्दान। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अहोम किंगडम में अटैक करते हैं शत्रुदमन। उस समय अहोम राजा कौन थे, प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को भी उन्होंने हराया था। प्रताप सिंह को डिफीट करने के बाद उन्होंने एक टाइटल लिया था नोन एज द प्रताप नारायण। और प्रताप सिंह को डिफीट करने के बाद उन्होंने अपना कैपिटल का नाम भी चेंज कर दिया था। क्या नाम था, माईबोंग था पहले कैपिटल, तो उन लोगों ने फिर बाद में बदल करके ना शत्रुदमन ने इसका नाम बदल दिया और क्या रखा, कीर्तिपुर, कीर्तिपुर रख दिया था। तो ये हमने कल के क्लास में ये सारी चीजों को हमने कवर किया है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखा है तो क्लास को, ये सारी चीजों को अच्छे से जानने के लिए आप कल का क्लास देख लीजिए, ठीक है, डे 5 को देख लीजिए। आज इसके आगे हम और चर्चा करेंगे अबाउट द कोच किंगडम। तो कोच किंगडम कहां पर, असम के ये वाले पोर्शन, ये वाले जगह पर, ठीक है, बनाया जाता है। कब, तो ये जो अलग अलग तुर्को अफगान का इन्वेजन हुआ था, सारा इन्वेजन खत्म होने के बाद डेनियल को राजा बनाया गया था, और जब डेनियल को मार दिया जाता है, when the Vuyas made a united attack on the Daniel's garrison and when the last man was destroyed, इसके बाद असम के ये वाले जगह पर एक नया किंगडम बनाया जाता है known as the कोच किंगडम। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, आप लोग बताइए हमें कमेंट करके, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। बहुत ज्यादा दिन बचा है नहीं प्रीलिम्स के लिए, तो क्या क्या आप लोगों का पढ़ाई हो गया है, अब तक क्या होना बाकी है, ठीक है, शायद मैं आपको कुछ मदद कर सकूं। तो हमें बताइए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और क्या क्या कंप्लीट करना बाकी है, कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से हम क्या करें, एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बना सके आपके लिए। देखिए, आपको आसाम रिलेटेड जो भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आसाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट इंफॉर्मेशन होने जा रहा मिलेगा आपको, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। आसाम रिलेटेड जो भी मिलेगा वो सब कुछ हम देखेंगे, हम कवर करेंगे, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बाकी सेगमेंट आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का क्लासेस तो हो रहा है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का क्लासेस तो हो रहा है, और बाकी क्लासेस भी यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी का क्लासेस भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा यहीं पर क्रैश कोर्स में। तो अभी तक हम लोगों ने कसारी किंगडम तक देख लिया था। अब देखते हैं अबाउट द कोच किंगडम, ठीक है। तो कोच किंगडम, द प्रोजेनिटर ऑफ द कोच रॉयल फैमिली वाज हरियामंडल। ये कोच रॉयल फैमिली का प्रोजेनिटर किसको माना जाता है, हरियामंडल को माना जाता है। हरियामंडल हु वाज अ रेसिडेंट ऑफ द विलेज चिकनग्राम इन द ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ग्वालपारा के चिकनग्राम में रहने वाले एक रॉयल फैमिली थे, हरियामंडल के फैमिली, और इनके ही एक बेटे थे जिनका नाम क्या था, इनका बेटा का नाम था बिस्व सिंह, हु फाउंडेड दिस कोच डायनेस्टी। द कोच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिसु, इन शॉर्ट बिसु कहा जाता है। बिस्व सिंह फाउंडेड दिस डायनेस्टी इन द ईयर 1527, 1527, यानी कि वो सारा जो इन्वेजन है तुर्को अफगान का इन्वेजन, उनका इन्वेजन खत्म होने के बाद ये डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया जाता है। किसने, हरियामंडल सन बिसु और द बिस्व सिंह। लेकिन ये बिस्व सिंह बहुत ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाते हैं। ही डाइड इन द ईयर 1540 ना, 1540 में इनका डेथ होता है बिस्व सिंह का। और इनके डेथ के बाद इनके दो बेटे थे, एक तो नौरा नारायण और दूसरे शिलाराय, या फिर शुक्ल ध्वज भी कहा जाता है, शिलाराय। तो देखो बोर्ड, आई होप कि बोर्ड ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन एक बार चेक करिए सर, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कि बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखते हुए जाता हूं ताकि आपको लिखने में आसान हो, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कोच किंगडम के बारे में। कोच किंगडम,
अब ये कोच किंगडम का प्रोजेनिटर किसको माना जाता है? ये कोच किंगडम का प्रोजेनिटर किसको माना जाता है? हरिया मंडल को। हरिया मंडल को। और हरिया मंडल जो कि कहां के रहने वाले? ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट चिक्कन ग्राम विलेज में रहने वाले। और इनके जो बेटे थे, हरिया मंडल के बेटे, इनका सन जिनका नाम क्या था? विश्व सिंह। विश्व सिंह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये कोच डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर कब? 1527 एडी। फाउंडेड दिस कोच किंगडम। कोच किंगडम। अब ये बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, है ना? इनका डेथ हो जाता है 1540 में। 1540 में जब इनका डेथ हो जाता है, ही डाइड, तो इनके दो बेटे थे। इनके दो बेटे थे, एक का नाम क्या था? नरनारायण, दूसरा का नाम पॉपुलरली क्या बोल के जाना जाता था? शिलाराय बोल के जाना जाता था। तो नेक्स्ट कोच राजा बनते हैं कौन? नेक्स्ट कोच राजा बन जाते हैं नरनारायण। क्या अभी दिखाई दे रहा है चिन्मय जी? बोर्ड पे जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोग समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? मुझे बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट कोच राजा बनते हैं कौन? नरनारायण। नरनारायण। अब नरनारायण जिनका ओरिजिनल नाम क्या था पूछा जाता है। ओरिजिनल नेम वाज व्हाट? मल्लदेव। और जो इनके भाई थे, ठीक है, इनके जो भाई थे जिसका नाम क्या था, जो जिनका नाम हमको पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? शिलाराय कहते हैं। ठीक है, इनका भाई जिसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलरली शिलाराय कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज संग्राम सिंह। संग्राम सिंह भी कहा जाता है, या फिर ऑल्सो नोन एज शुक्लध्वज। शुक्लध्वज। तो दो बेटे थे इनके, जो बड़ा बेटे नरनारायण, ये बन जाते हैं क्या? राजा। ठीक है, कोच किंगडम के। और ये जो शिलाराय है, ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। अब इन दोनों ने, सर थोड़ा सा ब्लर है, अभी भी थोड़ा ब्लर है क्या? बताइए एक बार चिन्मय जी। लिख पा रहे हैं ना? ये टेक्निकल ग्लिच के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं इतना ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें बताइए, हम इसको ठीक करेंगे। ठीक, कमांडर इन चीफ, दैट इज उनके भाई शिलाराय को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। अब इन दोनों की जो जोड़ी थी वो काफी खूब मानी जाती थी। ठीक है, नरनारायण और शिलाराय की जोड़ी को काफी खूब मानी जाती थी। इन लोगों ने क्या किया था? दे कैप्चर्ड द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड। इन लोगों ने पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, दे डिफीटेड द अहोम्स ऑल्सो। इन लोगों ने अहोम को भी डिफीट किया था। They attacked अहोम्स ऑल्सो। ठीक है, अब उस समय अहोम के राजा कौन थे? जब नरनारायण और शिलाराय ने अटैक किया था अहोम किंगडम पर, तो अहोम के राजा कौन थे? अहोम के राजा थे, है ना, अहोम के राजा कौन थे? सुखाम्फा। सुखाम्फा यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? खुरा रोजा भी कहते हैं अहोम के। जब शिलाराय और नरनारायण ने मिलकर अहोम किंगडम में अटैक किया था, तो ये सुखाम्फा क्या करते हैं? अपना टेरिटोरी को छोड़कर भाग जाते हैं। इनका टेरिटोरी या इनका कैपिटल कौन सा? इनका कैपिटल था क्या? गौड़गांव। ये गौड़गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। कहां पर भाग गए? पहले तो सरायदेव भाग गए, उसके बाद नामरूप भाग गए। ठीक है, जब शिलाराय और नरनारायण ने मिलकर अहोम किंगडम पर अटैक किया था, तो ये सुखाम्फा फ्लेड टू सरायदेव। ठीक है, देन फिर उसके बाद नामरूप। ठीक है, अब
अहोम राजा तो भाग गए, लेकिन ये क्या करते हैं, अहोम राजा क्या करते हैं कि अपना जो एक मंत्री है, अहोम के वैसे अलग अलग मंत्री हुआ करते थे उस समय, आपको पता होगा, है ना, 3 अलग अलग मंत्री हुआ करते थे तभी, बुरा गोहाई, बौर गोहाई और बौरपात्र गोहाई। तो उन्होंने एक मंत्री को भेज दिया, सुखाम्फा ने एक मंत्री को भेज दिया शिलाराई के साथ नेगोशिएट करने के लिए। अब आपको एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि शिलाराई के पास किसको भेजा, कौन से मंत्री को भेजा गया था। तो सुखाम्फा ने अपने मंत्री, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आइखेख बुरा गोहाई, आइखेख बुरा गोहाई को भेज दिया नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, शिलाराई के पास। और ये आइखेख बुरा गोहाई आते हैं शिलाराई के साथ और क्या करते हैं, नेगोशिएट करके एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं यहां पर, नोन एज द ट्रीटी ऑफ माजुली, ट्रीटी ऑफ माजुली, ठीक है। ट्रीटी ऑफ माजुली किस किस के बीच में, इन बिटवीन द कोच एंड द अहोम्स, अहोम और कोच के बीच में एक ट्रीटी साइन किया जाता है, दैट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ माजुली। मतलब क्या, जिस ट्रीटी के हिसाब से क्या बताया गया था, जिस ट्रीटी के हिसाब से यह बताया गया था कि ये जो माजुली है, माजुली से इस तरफ किसका शासन रहेगा, कोच का शासन रहेगा, और माजुली से इस तरफ अहोम का शासन रहेगा, ऐसा एक ट्रीटी में बताया गया था, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ माजुली कब साइन किया गया था, ये ट्रीटी ऑफ माजुली वाज साइंड इन द ईयर 1563 में ये ट्रीटी साइन किया गया था, ठीक है, इन बिटवीन द अहोम एंड कोच। अहोम के तरफ से ट्रीटी को साइन करने वाले या नेगोशिएट करने वाले, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आइखेख बुरा गोहाई। और कोच के तरफ से ट्रीटी को साइन करने वाले कौन, कोच के तरफ से ये ट्रीटी को नेगोशिएट करने वाले शिलाराई। अब ये ट्रीटी साइन करने के बाद वहीं पर कुछ दिन तक माजुली पर ही बैठ जाते हैं नरनारायण और शिलाराई कैंप करके, ताकि अहोम्स फिर से आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। माजुली पर ही कैंप करके बैठ जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया था, हम कह सकते हैं कि व्हाट दे डिड, दे कैप्चर्ड द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दे कैप्चर्ड द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 ईयर, बस 4 साल के लिए, ठीक है, 4 years, ठीक। इसी समय हम क्या कह सकते हैं कि इसी समय 4 ईयर का मतलब कब से कब तक, 1562 से लेकर 1565 तक। इसी समय नरनारायण ने क्या किया था, नरनारायण द कोच किंग, इन्होंने क्या किया था, rebuilt the Kamakhya temple, rebuilt the Kamakhya temple with bricks। आपको ये पता होगा, हमने एंशियंट हिस्ट्री में कवर किया था कि कामाख्या टेम्पल को सबसे पहले किसने बनाया था, कामाख्या टेम्पल को सबसे पहले बनाया था नरकासुर ने, है ना, नरकासुर ने। अब कामाख्या टेम्पल को दूसरी बार विथ ब्रिक्स, हम कह सकते हैं विथ ब्रिक्स, कामाख्या टेम्पल को दूसरी बार किसने बनाया था, द कामाख्या टेम्पल वॉज रीबिल्ड बाई नरनारायण इन द ईयर 1565, ठीक है। द कामाख्या टेम्पल वॉज रीबिल्ड बाई द नरनारायण इन द ईयर 1565। अब ये जो इन्होंने बनाया था कामाख्या टेम्पल, इसको भी तोड़ दिया था किसी ने, ठीक है, कालापहाड़, एक राजा थे जिनका नाम था कालापहाड़, उन्होंने ये भी तोड़ दिया था। और आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है फैक्चुअल, ठीक है, कि आज प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर ऑफ दिस कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल का जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको जवाब आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको बोर्ड में लिख के छोड़ दे रहा हूं, क्या इसका जवाब आप हमें दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर ऑफ कामाख्या टेम्पल, आप तो गए होंगे विजिट करने, है ना, कामाख्या टेम्पल,
देखा होगा आपने, विजिट करने गए नहीं भी गए हैं तो देखा होगा कि जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है कामाख्या टेम्पल का, वो किसने बनाया था? कमेंट करके बताइए। वाज बिल्ट बाय, क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब तक नौरोनारायण और सिलाराई दोनों थे, इन दोनों की जोड़ी काफी जमती थी। इन लोगों ने होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को कंक्वेयर कर लिया था फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 ईयर। लेकिन होता क्या है कि सिलाराई का डेथ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सिलाराई का डेथ हो जाता है, कारण ड्यू टू स्मॉल पॉक्स के कारण जैसे ही सिलाराई का डेथ हो गया तो नौरोनारायण ने भी आगे फाइट करना बंद कर दिया। नौरोनारायण ने अकेले फाइट नहीं किया। इन लोगों ने जो इतना बड़ा टेरिटोरी बनाया था, कोच किंगडम को जो इतना बड़ा बनाया था, वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और छोटा बन जाता है ये कोच किंगडम। सो सिलाराई जो कि 1572 से 1575 के बीच में इनको बीमार पड़ जाता है, स्मॉल पॉक्स, एंड सिलाराई डाइड ड्यू टू व्हाट? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एंड इनके डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ सिलाराई, नौरोनारायण ने क्या नहीं किया? नौरोनारायण ने अपना टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की। देयर वर नो मोर वार्स इन द आफ्टर द डेथ ऑफ सिलाराई। आफ्टर द डेथ ऑफ सिलाराई देयर वर नो मोर वार्स इन द कोच किंगडम। और ये जो किंगडम इतना बड़ा बन चुका था वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो फिर से छोटा होने लग जाता है। ठीक है, अब ये जो कोच किंगडम है, ये तो पहले पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को कंक्वेयर कर लिया था इस कोच किंगडम ने। अब ये फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है ये कोच किंगडम, और सिलाराई के डेथ के बाद नौरोनारायण क्या करते हैं? ये कोच किंगडम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, The Koch kingdom was divided in 2 equal parts. ठीक है, एक तो वो अपने पास ही रखते हैं और एक अपने सिलाराई के बेटे को दे देते हैं, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है कोच बिहार, और दूसरा को कहा जाता है क्या? दूसरा को कहा जाता है कोच हाजो। ठीक है, After the death of Silarai, this Koch kingdom was divided in 2 parts known as the Koch Bihar और कोच हाजो। तो कोच बिहार में नौरोनारायण खुद थे। ठीक है, कोच बिहार में नौरोनारायण खुद थे, और कोच हाजो किसको दे दिया जाता है? कोच हाजो सिलाराई के बेटे को दे दिया जाता है। सिलाराई के बेटे यानी कि कौन? जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था रघुदेवा। ठीक है, रघुदेवा यानी कि सन ऑफ सिलाराई, सन ऑफ सिलाराई। ठीक है, अब बाद में हमें फिर से मिलेगा इनके लिनिएज के बारे में। अगर हम देखें तो जैसे नौरोनारायण का डेथ होता है तो यहां पर कौन आते हैं? नौरोनारायण के बाद यहां पर आते हैं लक्ष्मी नारायण, नौरोनारायण के बेटे लक्ष्मी नारायण। ठीक है, और यहां पर जब सिलाराई का डेथ होता है, रघुदेवा का डेथ होता है, तो रघुदेवा के बाद यहां पर आते हैं कौन? यहां पर आते हैं परीक्षित नारायण। अब आप सोचिए कि ये जो लक्ष्मी नारायण थे, ठीक है, जब लक्ष्मी नारायण कोच बिहार के राजा थे, ये क्या सोचने लग जाते हैं? ये सोचने लग जाते हैं कि ये पूरा का पूरा कोच किंगडम के जो राजा थे वो तो मेरे पिताजी थे। अब ये कोच किंगडम को 2 भाग करके इनको क्यों दिया गया? ये परीक्षित नारायण यहां पर राजा क्यों है? यहां का राजा तो मैं होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोच किंगडम के राजा तो मेरे पिताजी थे। इनके मन में लोभ सा आ जाता है। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण चाहते थे
कि ये कोच हाजो को भी अपने ही कंट्रोल में लाएं, लेकिन खुद अकेले तो नहीं ला सकते, ठीक है, अकेले तो नहीं ला सकते। तो लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण सॉट हेल्प फ्रॉम मुगल, ये मुगल से मदद मांगते हैं, है ना, सॉट हेल्प फ्रॉम मुगल्स, ये मुगल से मदद मांगते हैं। क्या मदद, क्या मदद, कि ये लक्ष्मी नारायण को ये वाला कोच हाजो को भी कन्क्वेयर करना है। जैसे ही लक्ष्मी नारायण ने जाके मुगल्स को बताया ना, मुगल इमीडिएटली मान जाते हैं। ठीक है, मुगल्स तो वैसे भी चाहते थे कि ईस्ट के तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, जैसे ही लक्ष्मी नारायण ने जाके उनको बताया, मुगल ने इमीडिएटली हाँ कर दिया, और मुगल्स के मदद से इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी नारायण को अटैक कर दिया, सॉरी परीक्षित नारायण को अटैक कर दिया, और परीक्षित नारायण को उन लोगों ने कैप्चर किया, मुगल्स ने कैप्चर किया, बंदी बना लिया और मुगल हरेम में भेज दिया, ठीक है, मुगल हरेम में भेज दिया। अब परीक्षित नारायण के एक भाई थे जिनका नाम था बली नारायण, जिनका नाम था बली नारायण। बेचारा वो क्या करेंगे, बेचारा वो अपना जान बचाकर भाग गए, कहां भाग गए, आहोम के पास, ठीक है, आहोम के पास भाग जाते हैं बली नारायण, और आहोम का रिफ्यूजी बनकर रह जाते हैं बली नारायण, ठीक है। अब मुगल्स कहां तक पहुंच चुके हैं, अब मुगल्स पहुंच चुके हैं ये वाला हिस्सा तक, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने इनको तो लेके आ गए, लक्ष्मी नारायण इनको तो लेके आ गए यहां तक, लेकिन लक्ष्मी नारायण को पता नहीं है कि, उनको लग रहा है कि मेरा कंट्रोल है, लेकिन अल्टीमेटली यहां तक किसका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, मुगल का कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब तक यहां पर बीच में कोच किंगडम था, जब तक यहां पर बीच में कोच किंगडम था, ठीक है, तब तक आहोम और इधर थे मुगल, आहोम और मुगल क्या डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही लक्ष्मी नारायण ने मुगल को लेकर यहां तक आ गए, यहां तक पहुंच गए, अब होता क्या है, आहोम और मुगल डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करना शुरू करते हैं, एंड दिस वाज द बिगिनिंग दैट द आहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। ये बिगिनिंग था, ये शुरुआत था आहोम और मुगल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने का। कारण क्या, कारण ये था कि क्या रहेगा आहोम और मुगल का बाउंड्री, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है आहोम और मुगल का, ठीक है। तो आगे जो बचा हुआ सेगमेंट है वो हम आहोम के साथ ही, जब हम आहोम को पढ़ेंगे तो आहोम के साथ ही बाकी सारी चीजों को कवर करेंगे। तो ये रहा कोच किंगडम के बारे में, और कोच किंगडम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा कौन है, इट वाज नरनारायण। और नरनारायण जब राजा थे तो उनके भाई जिनका नाम क्या था, शिलाराय, वो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। और शिलाराय और नरनारायण ने मिलके ना पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही कैप्चर कर दिया था, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही कैप्चर कर दिया था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ शिलाराय, नरनारायण ने और टेरिटोरी एक्सटेंड नहीं की, ये जो इतना बड़ा टेरिटोरी बन गया था वो भी डिसइंटीग्रेट होकर छोटा हो जाता है, और फिर वो कोच किंगडम को ही डिवाइड कर देते हैं दो इक्वल पार्ट में। एक को कहा जाता है कोच बिहार और एक को कहा जाता है कोच हाजो। और कोच बिहार का राजा नरनारायण खुद बन के बैठते हैं, और कोच हाजो का राजा कौन होता है, कोच हाजो का राजा शिलाराय के बेटे रघुदेवा को वो दे देते हैं, ठीक है। अब नरनारायण के बाद लक्ष्मी नारायण, रघुदेवा के बाद परीक्षित नारायण। तो यहां तक जो है वो हमने कोच किंगडम के बारे में देख लिया। अब हमें आगे जो भी होगा इसके बाद वो हम चर्चा करेंगे कहां पर, जब हम आहोम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम वहीं पर इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां तक ठीक है। तो हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट चीजें देख ली मेडाइवल हिस्ट्री में, एक तो इन्वेजन ऑफ द तुर्को अफगान रूलर्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ असम, और दूसरा असम के अलग अलग डायनेस्टीज। हमने 3 डायनेस्टीज को देख लिया, हमने अभी तक 3 डायनेस्टीज को देख लिया। क्या क्या, एक हो गया सुतिया किंगडम जो कि कहां है, जो कि असम का ये वाला पोर्शन में था। दूसरा कासारी किंगडम जो कि लगभग यहां पर था, ये हो गया सुतिया, ये हो गया कासारी, और ये जगह पर था क्या, कोच किंगडम। हमने ये तीनों किंगडम पर चर्चा की, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमने नोट करके रख लिया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हमें आगे बढ़ना है कहां तक, यहां, क्या, द
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अहोम किंगडम, अहोम किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में चर्चा करना है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है असम के किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन के लिए, स्पेसिफिकली एपीएससी में अगर सबसे ज्यादा सवाल बनता है तो अहोम किंगडम से ही बनता है। आप लोगों ने इससे पहले अगर एपीएससी दिया है तो आपको जरूर पता होगा, या फिर नहीं भी दिया है तो आपने ऑब्वियसली पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा, है ना। और पीवाईक्यू को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको यह पता चलता है कि सवाल सबसे ज्यादा कहां से आता है, ठीक है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं इसी बीच, बात यह है कि देखिए सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होता है, ठीक है। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ते ही रहते हैं, हमारा यह सबसे बड़ा गलती है, ठीक। आपको करना क्या है, आपने कुछ सेगमेंट पढ़ लिया, अब वो सेगमेंट से अभी तक क्या क्या सवाल पूछा गया है इसको एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा अभी तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, वो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा कि वो सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट अपियर कर पाओगे कि नहीं। आपने जितना पढ़ लिया है उसके हिसाब से, वो नॉलेज के हिसाब से आपसे सही जवाब निकलता है कि नहीं, आपको बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे बैठ के, ठीक है। नहीं तो सिर्फ पढ़ते रह जाओगे आप लोग। सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होता है, कितना पढ़ा है, यहां पर जो भी आपका जमा हुआ है वो निकाल पाओगे कि नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए, ठीक है। पढ़ता हर कोई है, हर कोई पढ़ रहा है अभी आसाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपने जो पढ़ा है आपके दिमाग में, यहां पर लाइब्रेरी में जो भी जमा हुआ है वो सही समय पर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। और आप लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस। उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना है आप लोगों को, ठीक है। जितना टेस्ट लगा सकते हैं उतना टेस्ट लगाइए, और जितना टेस्ट लगाएंगे आपका निखार उतना तेज होता हुआ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अहोम हिस्ट्री को। अहोम किंगडम्स, अहोम्स। अब ये अहोम्स कौन है, अहोम्स किसको कहा जाता है, तो अहोम्स दे आर द member of San branch of ग्रेट ताई या फिर थाई फैमिली। थाईलैंड के सामने हम कह सकते हैं, थाईलैंड के सामने लगभग ये म्यांमार के सामने भी होगा, एक ट्राई जंक्शन के बीच में, जहां पर कौन सा ब्रांच कहा गया मैंने, सान ब्रांच में रहने वाले ग्रेट ताई या थाई फैमिली के मेंबर है अहोम्स। अहोम्स जो कि अपना डिसेंडेंट किससे क्लेम करते हैं, अहोम्स क्लेम देयर डिसेंडेंट फ्रॉम, ये आपको फैक्चुअल चीजें याद रखना पड़ेगा, क्या क्या, खुनलुंग या फिर खुनलाई। अहोम क्लेम देयर डिसेंडेंट फ्रॉम खुनलुंग या खुनलाई। ये खुनलुंग या खुनलाई कौन है, खुनलुंग या खुनलाई इज द कौन, ग्रैंडसन ऑफ लैंगडन, यानी कि इंद्र, भगवान इंद्र के ग्रैंडसन माने जाते हैं। कौन, खुनलुंग या खुनलाई। और ये खुनलुंग या खुनलाई से अहोम अपना डिसेंडेंट क्लेम करते हैं, यानी कि कहते हैं कि हम उनके डिसेंडेंट हैं, हम उनके, हमारा पुरखज कौन है, खुनलुंग या खुनलाई है। अब ये ग्रेट ताई या थाई फैमिली में ना, सान ब्रांच का ग्रेट ताई या थाई फैमिली में एक लड़का का जन्म होता है, ठीक है। कब, ऑन एंड अराउंड ऑन 1191 एक लड़का का जन्म होता है जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था सुकाफा, सुकाफा, ठीक है। कहां पर, कौन से जगह पर, मोंगमाओ नाम के जगह पर, ठीक है, जो कि थाईलैंड, म्यांमार एंड वी कैन से चाइना,
इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर एक लड़का का जन्म होता है ऑन एंड अराउंड 1191। ठीक, अब सुकाफा जिनको पहले से पता था, इनका नाम हम ऊपर लिख लेते हैं पहले तो, इनका नाम हम ऊपर लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। सुकाफा, फाउंडर ऑफ दिस अहोम किंगडम इन असम। तो इनका जन्म कब होता है? मैंने कहा ऑन एंड अराउंड 1191। एंड ये क्या करते हैं, इनको पहले से पता था कि वो अपने किंगडम का राजा नहीं बन सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया कब? इन 1215 में ही लेफ्ट हिज होमलैंड। ये अपना घर बार छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगह के तलाश में निकल पड़े थे जहां पर वो अपना साम्राज्य खुद बना सके। born in 1191 and he left in 1215 he left his homeland। ठीक, वो अपना घर बार छोड़कर कहां निकल पड़े थे? ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़े थे जहां पर वो अपना साम्राज्य खुद बना सकते हैं। अपने साथ कुछ मंत्रियों को लेकर वो निकल पड़े, ठीक है। कहां से? मोंगमाओ से। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इफ दिस इज असम, तो मोंगमाओ किधर आता है? किधर होगा? ये होगा क्या? पाटकाई पर्वत। ये होगा क्या? म्यांमार। ये होगा थाईलैंड, लगभग इधर, ठीक है। यहां से ये एक ऐसी जगह ढूंढते हुए आगे निकल पड़े जहां पर वो अपना साम्राज्य बना सकते हैं अपने साथ कुछ मंत्री को लेकर, ठीक है। और ये ऐसे यहां से चलते चलते आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। बीच में इनको म्यांमार मिलता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय मिलता है। लगभग 13 साल चलने के बाद इन 1228 he reached ब्रह्मपुत्र वैली। वो ब्रह्मपुत्र वैली में पहुंच जाते हैं। कहां पर? नामरूप में, ठीक है। कब? इन 1228। डेट कौन सा था? डेट था 2 दिसंबर का दिन था। वो नामरूप में पहुंच गए, ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप में। और यहां पहुंचने के बाद वो क्या कहते हैं? वो अहोम में एक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, एक लाइन कहते हैं अहोम में वो, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा? ये लाइन को लिख के रखिए, मुंग दुंग सुंग खाम। ये एक अहोम लैंग्वेज में उन्होंने कहा मुंग दुंग सुंग खाम, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा मुंग दुंग सुंग खाम, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ए कंट्री फुल ऑफ गोल्डन गार्डन। उन्होंने कहा एक ऐसा देश जहां पर सोना ही सोना है, फुल ऑफ गोल्डन गार्डन। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब ये यहां पर पहुंचे, है ना, ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक ऐसा देश है जहां पर सोना ही सोना उगाया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा होगा सुकाफा ने? तो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब सुकाफा अपना घर बार छोड़कर 1215 में अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े थे एक ऐसी जगह की तलाश में जहां पर वो अपना साम्राज्य बना सके, ठीक है। तो यहां पर बीच में जो जगह देखिए, ये सारा का सारा जो एरिया है, जगह है, ऑल दीज आर द हिल स्टेशंस। ये पहाड़ है, ठीक है। और आपको पता होगा कि हिल्स पर सेटल होना कितना मुश्किल है ना। सेटल होने का मतलब क्या है? वहां पर आपको खेती बाड़ी करना पड़ेगा, जो भी है अपना घर बार बनाना पड़ेगा, है ना, जंगल्स को, फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। और वैसे भी ना पहाड़ पे, हिल पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है। पहाड़ में सेटल होना काफी मुश्किल होता है, पानी की सुविधाएं काफी कम मिलती है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी हाँ रुकते रुकते आगे बढ़े, लेकिन उनको ऐसा कहीं लगा नहीं कि हम यहां पर सेटल हो जाएं।
बस वो जब एक वैली एरिया पर पहुंचते हैं, कौन सा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली पर पहुंचते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये एक जगह है जहां पर हम खुद को सेटल कर सकते हैं। ये तो एक प्लेन एरिया है, इनको यहां से यहां तक कहीं भी 13 साल में ऐसा प्लेन वैली कहीं पर मिला नहीं था इनको। बस ब्रह्मपुत्र वैली नामरूप में पहुंचने के बाद उनको लगा कि बस ये जगह है जहां पर हम अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ठीक है, और उस जगह को देखते ही उन्होंने कहा क्या, मुंगदुम सुंगखाम, एक ऐसा देश जहां पर तो सोना ही सोना है, एक ऐसा देश जहां पर सोना उगाया जा सकता है। सोना उगाया जा सकता है का मतलब क्या है, एक प्लेन वैली है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पर खेती बाड़ी कर सकते हैं आराम से ना, अपना साम्राज्य अगर बैठाना भी है ना, अपने आप को सेटल करवाना भी है तो आराम से कर सकते हैं। सामने नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो पानी का कोई असुविधा होगा नहीं। ठीक है, तो उनको लगा कि हाँ हम यहां पर सेटल हो सकते हैं अच्छे से। अब सुकाफा अकेले आए थे ना, एक अपने साथ कुछ मंत्रियों को भी लेके आए थे, है ना। तो इनके साथ कौन कौन मंत्री आए थे आपको याद होगा, है ना। सुकाफा वाज असिस्टेड बाय, दो मंत्री आए थे, दुजन पात्र मंत्री और लोग आइसिले, कुन कुन, ही वाज असिस्टेड बाय बुरागोहाई एंड बरगोहाई, दुजन पात्र मंत्री और लोग आइसिल, बुरागोहाई और बरगोहाई। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सुकाफा यहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली यहां के लोगों को मारना पीटना लूटना शुरू किया। हम कह सकते हैं सुकाफा एक बहुत अच्छे लीडर थे। लीडर हम किसको कह सकते हैं, अगर मैं आपके सामने आऊं और मैं कहूं आपको कि मैं आपका लीडर, तो मानोगे आप मुझे लीडर ना। लीडर किसको कहा जा सकता है, जिनके पास वो सारा लीडरशिप क्वालिटी हो, उनको हम लीडर कह सकते हैं। और सुकाफा के पास ना वो सारी लीडरशिप क्वालिटी थी। लीडरशिप क्वालिटी, अब आप लीडर किसको कहेंगे, आप जरा सोचिए, सोच के देखिए, है ना। अगर कोई ऐसे सामने कुर्सी में बैठ के आपको ऑर्डर देता रहे, ठीक है, और खुद बैठा रहे आराम से बैठ बैठ के खाए, तो आप उसको लीडर थोड़ी मानोगे। लीडर होने के लिए क्या, वो गुण होना पड़ेगा आपके अंदर। ठीक है, सुकाफा के पास वो सारी गुण थी। ऐसा नहीं कि सुकाफा ने यहां पहुंचने के बाद यहां के लोगों को मारना पीटना शुरू किया, यहां के लोगों को लूटना शुरू किया, बल्कि सुकाफा ने क्या किया, यहां आके यहां के लोगों को नई नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स सिखाए। यहां आके सुकाफा ने ऐसा नहीं कि लोगों की जमीन छीनी, बल्कि सुकाफा ने क्या किया कि नया नया फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया और लोगों को खेती करने के लिए जमीन दे दी। उन्होंने खेती करना सिखाया लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वो ना ऑर्डर देते थे, ऐसा नहीं था। वो अगर कहते ना कि ऐसे खेती करो, तो सिर्फ कहते नहीं थे, वो खुद भी जाते थे खेत में काम करने के लिए। अगर कोई है ना 8 घंटा जाके खेत में काम कर रहा है, तो सुकाफा भी उनके साथ 8 घंटा नहीं, 8 से ज्यादा 9-10 घंटा काम कर देते थे खेत में। ठीक है, अब धीरे धीरे ये यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो जब ये 1228 में नामरूप पर पहुंचे थे, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था कि नामरूप पर ही इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाया था, ताकि वो खुद को सेटल कर सके। 1228 में ही इन्होंने नामरूप में टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, और धीरे धीरे ये यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, घुलना मिलना कैसे, है ना, यहाँ के लोगों को खाने पे बुलाते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनके साथ एक साथ बैठ जाते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अहोम के लोगों के साथ वो ऊपर बैठे बाकी लोगों को नीचे रखे, ऐसा नहीं। सब लोगों को एक साथ नीचे समान में बैठ जाते थे, सबके साथ एक। यहाँ के लोग जो खाना खाते वो भी वही खाना खाते थे। यहाँ के लोगों को खेती करना सिखाया, ये नया नया एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट क्लियर किया उन्होंने, और फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को वो फॉरेस्ट वो जो नया जगह है वो दे देते हैं लोगों को, कहते कि आप यहाँ पर खेती करो, और खेती करने के लिए भी वो खुद नया नया एग्रीकल्चरल टेक्निक्स सिखाते। ठीक है, मतलब जो यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो कल्चरल प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, लोगों को अपने घर में खाने में बुलाते, वो बहुत सारे गांव के सारे लोगों को खाने में बुलाते, उन लोगों के साथ एक साथ बैठ के खाना खाते। धीरे धीरे यहाँ की ना अहोम लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ की लड़कियों से शादी करो आप। ठीक है, ताकि एक अच्छा सा बॉन्ड बने। ठीक है, धीरे धीरे
यहाँ के लोग जो है वो सुकाफा को पसंद करने लगे। उनके पास, मैंने जैसे आपको कहा था कि उनके पास वो सारी लीडरशिप क्वालिटी थी, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग जो है वो सुकाफा को लीडर मानने लगे। ठीक है, क्योंकि है ना, ऐसा नहीं था कि वो बस ऑर्डर देते थे, वो खुद भी काम करते थे। ठीक है, और नया नया डायरेक्शंस देते थे, नया नया आइडिया देते थे लोगों को। लोग खुश हो रहे थे सुकाफा से, लोग सुकाफा से खुश हो रहे थे। अब जैसे उन्होंने क्या किया, धीरे 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 करके लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। लोगों का जब उन्होंने भरोसा जीत लिया तो असम के दो ट्राइब, कौन कौन? द फर्स्ट 2 tribes of Assam who submitted their authority to सुकाफा ना, सबसे पहले 2 ट्राइब ने सुकाफा पर अपनी ऑथोरिटी सबमिट की। उन लोगों ने कहा कि आप ही हमारे लीडर हो, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। तो ये 2 ट्राइब कौन से हैं? ये 2 ट्राइब है बोराही एंड, आप लोग बताइए, बोराही एंड मोरान। ये दो ट्राइब ने सुकाफा पर अपनी ऑथोरिटी सबमिट की। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों ने मान लिया सुकाफा को अपना लीडर। अब धीरे धीरे करके ऐसे आसाम के और भी जो ट्राइब्स थे वो सुकाफा को अपना लीडर मानना शुरू करते हैं। और जब सारे यहाँ के लोग सुकाफा को अपना लीडर मानते हैं, तो फिर अंतिम में जाके इन 1253 ना, जब लोग उनको लीडर मानने लगे, जब लोग उनको राजा मानने लगे, तो 1253 में जाके सुकाफा एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल। उन्होंने पहला अहोम का कैपिटल बनवाया। कहां पर? एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट, कहां? अहोम का पहला कैपिटल का नाम क्या है? सौराईदेव। ऐसा थोड़ी है कि वो यहां आ गए और डायरेक्टली राजा बन गए, ऐसा नहीं है। वो तो पहुंचे कब थे? वो पहुंचे थे 1228 को ही। और 1228 से लेकर 1253 ये जो बीच का जो समय है, जहां पर सुकाफा क्या कर रहे थे? लोगों का भरोसा जीत रहे थे, ताकि लोग उनको माने, लोग उनको लीडर समझे। ठीक है, और जब लोगों का भरोसा उन्होंने जीत लिया, लोगों ने उनको एक लीडर मान लिया, तब जाके 1253 में जाके सुकाफा ने अपना पहला कैपिटल बनाए। कहां पर? सौराईदेव में। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट अहोम कैपिटल एस्टैब्लिश्ड बाय सुकाफा इन द ईयर 1253। जब सुकाफा यहां पर आए थे, तो सुकाफा ने क्या किया था? सुकाफा जब यहां पर आए थे तो सुकाफा ने 2 व्यक्ति को कहा था कि आज के बाद जो भी होगा यहां पर आप लोग नोट करके रखेंगे, आप लोग लिख के रखेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 व्यक्ति थे, ये 2 व्यक्ति कौन थे? इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सुकाफा ने कहा था उन 2 व्यक्ति को, क्या आज से जो भी होगा आप लोगों को नोट करके रखना है, लिख के रखना है। ठीक है, यानी कि जब सुकाफा आए थे तभी से असम में हिस्ट्री राइटिंग, बुरंजी लिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसको कहा था सुकाफा ने? बताइए आप कमेंट करके हमें। सुकाफा ने 2 व्यक्ति को कहा था क्या कि आज के बाद जो भी होगा यहां पर इवेंट आप लोग नोट करके रखेंगे। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? मुझे बताइए, क्या यहां तक आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं? मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए हमें, क्या यहां तक ठीक है?
समझ में तो आ रहा है ना? ओके, मैं दो व्यक्ति का नाम यहां पर लिख दे रहा हूं ना। सुकाफा आस्क्ड देवधाई एंड बाइलुंग। देवधाई और बाइलुंग को कहा था, देवधाई एंड बाइलुंग वेर आस्क्ड टू राइट बुरोंजिस। इन लोगों को बुरोंजिस लिखने के लिए कहा गया था, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोगों ने क्या किया, तभी से हम कह सकते हैं सुकाफा जब आए थे तभी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, आपका आना काफी लेट हो जाता है। इमदादुल हुसैन हसन, ठीक है, थोड़ा जल्दी से क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा इमदादुल जी। तो ये रहा सुकाफा के बारे में, ठीक है। कुछ छूट गया है क्या, एक बार देख लीजिए सुकाफा के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ छूट गया है तो बताइए हमें जल्दी से। कुछ छूटा तो नहीं है, हमने सब कुछ लिख तो लिया। सुकाफा अहोम्स कौन है, हमने कहा अहोम्स यानी कि दे आर द मेंबर ऑफ द सान ब्रांच ऑफ ग्रेट थाई और ग्रेट थाई फैमिली, है ना। ग्रेट थाई और द ग्रेट थाई फैमिली। अहोम हु क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम द खुनलुंग और खुनलाई। खुनलुंग या खुनलाई से ये अपना डिसेंडेंट क्लेम करते हैं। 1191 में एक लड़का का जन्म होता है जिनका नाम क्या था, सुकाफा, एंड ही लेफ्ट हिज होमलैंड इन द ईयर 1215। 1215 में वो अपना घर बार छोड़ते हैं और 1228 में जाके वो ब्रह्मपुत्र वैली पर पहुंचते हैं, नामरूप पर, जहां पर उन्होंने क्या किया था, अपना टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनवाया था। ये 2 दिसंबर के दिन यहां पहुंचे थे, इसलिए ये जो 2 दिसंबर का जो दिन है इसको क्या कहा जाता है, इसको असम दिवस भी कहा जाता है। असम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर का जो दिन है उसको, ठीक है। ये छूट गया था, ये लिख लीजिएगा। जिस दिन सुकाफा यहां पर पहुंचे थे उस दिन को क्या कहा जाता है, असम दिवस कहा जाता है। ठीक है यहां तक। देन ही वॉज असिस्टेड बाई, उनके साथ 2 मंत्री आए थे, बुरा गुहाई एंड बोर गुहाई, ठीक है। ही वॉज असिस्टेड बाई 2 ऑफ हिज मिनिस्टर्स, बुरा गुहाई एंड बोर गुहाई। द फर्स्ट 2 ट्राइब्स हु सबमिटेड देयर ऑथोरिटी ओवर अहोम्स। पहले 2 ट्राइब्स जिन्होंने अपना ऑथोरिटी सबमिट किया था अहोम्स को, ये 2 ट्राइब कौन थे, बोराही एंड मोरान, ठीक है। अब सुकाफा ने जब लोगों का भरोसा जीत लिया था, है ना, तो उन्होंने पहली बार इन द ईयर 1253 पहली बार सुकाफा ने क्या किया, अपना कैपिटल बनवाया। कब, 1253 में, और कहां पर, सौरायदेव में। द फर्स्ट अहोम कैपिटल इज सौरायदेव, एस्टैब्लिश बाय सुकाफा। ओके, अदना उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहां पहुंचने के बाद 2 व्यक्ति को बुरोंजी लिखने के लिए कहा था, ठीक है। जो भी इवेंट होगा उसको नोट करने के लिए कहा था। और ये 2 व्यक्ति का नाम क्या क्या है, ये 2 व्यक्ति का नाम है देवधाई एंड बाइलुंग। आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। देन सुकाफा का डेथ हो जाता है कब, 1268 में। 1268 में सुकाफा डाइड। अब एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि अहोम के जो राजा है, आप अहोम रूलर्स के बारे में जब सोचते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, इतने सारे अहोम रूलर है, किसके बारे में पढ़े किसके बारे में ना पढ़े। तो मैं क्या कहता हूं, आपको पीएचडी थोड़ी करना है यहां पर। सारे अहोम रूलर के बारे में ना, क्या नाम है, क्या खाते थे, क्या सोते थे, सब कुछ जानना नहीं है। हाँ,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए मैं सारा नाम आपको दे देता हूं, लेकिन सबके बारे में आपको इन डेप्थ जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके समय में कुछ खास हुआ नहीं है और हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुकाफा 1228 से लेकर 1268 तक, ठीक है, 1228 से लेकर 1268 तक सुकाफा। अब उसके बाद कौन कौन आए होंगे उसको हम देख लेंगे, राजा का नाम देख लेंगे, लेकिन हमारे लिए उनके बारे में इन डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सबसे ज्यादा देखेंगे जिनके बारे में कुछ खास हुआ था। कुछ खास का मतलब कहीं उनके समय में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई ट्रीटी साइन किया गया था, अपना टेरिटरी को एक्सटेंड करने की कोशिश की थी, वो सारे अहोम रूलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिनके बारे में कुछ खास हुआ था। हम बस उसी के बारे में इन डेप्थ पढ़ने या समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए आप लोग नाम वगैरह लिख के रख लीजिए। नाम वगैरह जैसे कि सुकाफा के बाद, सुकाफा वाज सक्सीडेड बाय, नेक्स्ट अहोम राजा कौन आए थे सुकाफा के बाद, बताइए आप लोग, सुतेउफा। अरे सुकाफा के बाद सुतेउफा। (1268) से लेकर कब तक? 1281 तक। ठीक है, सुतेउफा के बाद सुबिनफा, 1281 से लेकर कब तक? 1293 तक। अब सुबिनफा के बाद सुखानफा, 1293 से लेकर कब तक? 1332 तक। 1332 तक। सुखानफा के बारे में अगर बात करें तो सुखानफा ने क्या किया था कि ही हैड ए मैरिज अलायंस विद द कमता। ठीक है, जो कमता रूलर्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया था कि मैरिज अलायंस फॉर्म किया था। एक जो कमता रूलर थे प्रताप ध्वज की बेटी से उन्होंने शादी की थी, है ना। ही हैड अ मैरिज अलायंस विद द कमता किंग। यहां पर आप लिख के रख सकते हैं मैरिज अलायंस विथ कमता। कमता रूलर कौन? प्रताप ध्वज की डॉटर, इनकी डॉटर जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था क्या बताइए? जिनका नाम था रजनी। ठीक है, रजनी से इन्होंने शादी की थी सुखानफा ने। और इनके 4 बेटे थे। सुखानफा के 4 बेटे थे। क्या क्या नाम लिख के रख लेना है तो लिख के रख लीजिए सारा नाम। एक का नाम है सुखरानफा, सुतुफा, ताओखामती एंड छोपोलाई। ठीक है, चारों बेटों का नाम नोट करके रख लीजिए। इनके 4 बेटे थे। क्या क्या? चारों बेटे का नाम सुखरानफा, सुतुफा, ताओखामती एंड छोपोलाई। ये लोगों ने कब रूल किया वो भी देखते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम लिख के रख लेते हैं कि सुखरानफा जो थे वो 1332 से लेकर 1364 तक थे सुखरानफा। देन 1364 से लेके 1369 तक थे कौन? सुतुफा। ठीक है, सॉरी, सुतुफा से पहले होता क्या है कि यहां पर सुतुफा से पहले आप लिख सकते हैं कि ये जो बीच का जो समय है 1364 से 69 का जो समय है इंटररेग्नम हम कह सकते हैं, यानी कि यहां पर मंत्रियों ने रूल किया था। उसके बाद सुतुफा रूल करते हैं कब से कब तक? सुतुफा रूल करते हैं 69 से लेके 13
1369 से लेके 1376 तक रूल करते हैं। ठीक है, 1376 तक रूल करते हैं। और ये जो सुतुफा है, सुतुफा वॉज ट्रेचरसली मर्डर्ड बाय, ही वॉज मर्डर्ड बाय सुतियास। सुतिया किंग ने इनका मर्डर कर दिया था। अब जैसे ही इनका डेथ होता है तो ताओ खामती राजा बन जाते हैं। ठीक है, ताओ खामती राजा बन जाते हैं। कब ताओ खामती राजा बनते हैं? 1380 में। ठीक है, 1380 से लेकर 89 तक। अब यहां पर आपको छोटा सा एक कहानी है, वो कहानी को समझना जरूरी है। एक छोटा सा कहानी मिलेगा, वो कहानी को समझना जरूरी है। कहानी इस तरीके का है कि एक दिन होता क्या है कि ताओ खामती जो है वो सुतिया किंगडम गए हुए थे। अब ताओ खामती की दो बीवी थी। ठीक है, हम कह सकते हैं दो बीवियां थी। एक वी कैन से द चीफ क्वीन एंड बड़ी रानी, और एक छोटी रानी। ठीक है, और बड़ी रानी का खुद का कोई बेटा नहीं था, और बड़ी रानी जो है वो छोटी रानी से जलती थी। ठीक है, अब एक दिन होता क्या है कि ताओ खामती जो है वो गए थे सुतिया किंगडम कुछ काम के लिए। तो बड़ी रानी क्या करती है, जो छोटी रानी है उनको एक गलत इल्जाम में फंसा देती है। वैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, वो जानबूझकर वो एक गलत इल्जाम में, झूठी इल्जाम लगाकर फंसा देती है और उनको मृत्यु दंड का आदेश दे देती है। द चीफ किंग ऑर्डर्ड टू किल हर, उनको मार देने का आदेश दे देती है सिपाहियों को। अब जिस समय ना जो छोटी रानी है उनको मृत्यु दंड का आदेश दिया गया था, उस समय वो एक प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो जो आर्मी थे उस समय, अहोम आर्मी, जिनको मारने के लिए आदेश दिया गया था, वो लोग छोटी रानी को पकड़ करके ले जाते हैं और उनको ना मारकर एक नदी में एक नाव में बैठाकर बहा देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि वो एक प्रेग्नेंट औरत थी, तो उन लोगों ने उन प्रेग्नेंट औरत को मारा नहीं। ठीक है, हाँ, ये 1376 से लेकर 80 तक मंत्री खोकोले कुरिशिल सागे सर, यस ना, इंटररेग्नम हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो रूल कर रहे थे। ये बीच का जो समय है, यहाँ बीच का जो समय है 76 से लेकर 80 तक का जो समय है। अब जैसे ही वो आर्मी ने क्या किया, उनको एक नदी में नाव में बैठाकर भगा दिया। अब राजा वापस आए तो कहा कि ऐसा ऐसा इनका ये इन्होंने ये किया था, बता दिया राजा को कुछ भी, तो राजा मान गए, हाँ हो गया, उनका मार दिया गया होगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि जो छोटी रानी है वो मर गई है, लेकिन एक्चुअली वो मरी नहीं थी, उनको एक नाव में बहाकर भगा दिया गया था। और कहीं दूर ना एक ब्राह्मण फैमिली जो है वो नाव को पकड़ लेता है, वो छोटी रानी को बचा लेता है। ठीक है, अब ताओ खामती के डेथ के बाद यहाँ पर नेक्स्ट अहोम राजा कौन आते हैं? कुछ समय तो इंटरेग्नम हम कह सकते हैं कि 89 से लेकर 97 तक मंत्री रूल करते हैं। ठीक है, छोपोलाई रूल नहीं करते यहां पर, छोपोलाई की जगह पर यहां पर हम कह सकते हैं इंटरेग्नम मंत्री रूल करते हैं। 89 से लेके 97 तक का जो समय है 1397। ठीक है, और यहां पर कोई राजा था नहीं, क्योंकि ताओ खामती का खुद का कोई बच्चा था नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि ताओ खामती का जो चीफ क्वीन थी उनका खुद का बेटा था नहीं। बेटा जो छोटी रानी थी, वो छोटी रानी को नाव में बहाकर भगा दिया गया था ना, बहा दिया गया था, और कहीं पर दूर में एक ब्राह्मण फैमिली उनको पकड़ लेता है, और वही ब्राह्मण फैमिली में वो छोटी रानी का बच्चा पैदा होता है। ठीक है, अब 97 में मंत्रियों को पता चल जाता है उस बारे में कि वो राजा का खुद का कोई बेटा है, छोटी रानी का भी बच्चा है एक, जो कहीं पर एक ब्राह्मण फैमिली में पला बड़ा हुआ है। तो जैसे ही मंत्री को यह बात पता चलता है, मंत्री क्या करते हैं, मंत्री तुरंत वहां चले जाते हैं वो ब्राह्मण फैमिली को ढूंढते हुए, और उनको राजा का खुद का बेटा मिल जाता है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सुदांगफा। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सुदांगफा। सुदांगफा हु वाज आल्सो नोन एज बामुनी कुंवर। इनको क्या भी कहा जाता है? बामुनी कुंवर भी कहा जाता है। क्यों बामुनी कुंवर?
बामुनी कुंवर क्यों? एज ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन एन ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको बामुनी कुंवर भी कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, मंत्री लोग वो लड़का को लेकर आ जाते हैं, वो लड़का को उनकी माँ को लेकर आ जाते हैं। और जब ना अहोम के मंत्रियों ने जाके वो लड़का को लेकर आ गए, क्योंकि ऐसा था ना कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता है, तो ये थे राजा के बेटे, तो इन्हीं को लाकर फिर से क्या किया गया, राजा के पोजीशन पर रखा गया। तो नेक्स्ट अहोम राजा बन जाते हैं कौन? सुदांगफा, हु वाज आल्सो नोन एज बामुनी कुंवर। बामुनी कुंवर वाई, मैंने कहा कि एज ही वाज बोर्न एंड बॉट अप इन एन ब्राह्मण फैमिली, इसीलिए उनको बामुनी कुंवर कहा जाता है। तो 1397 से लेकर 1407 तक बामुनी कुंवर रूल करते हैं। अब जब वो ब्राह्मण जब वहां से सुदांगफा को लेकर ये लोग आ गए, तो सुदांगफा क्या करते हैं, अपने साथ वो ब्राह्मण फैमिली को भी लेकर आ जाते हैं अहोम कोर्ट के अंदर, ठीक है। और जब वो ब्राह्मण फैमिली को लेकर अहोम कोर्ट के अंदर आया जाता है, तो दिस वाज द, वी कैन से, द फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री ऑफ हिंदुइज्म इन द अहोम कोर्ट। ये पहली बार होता है अहोम कोर्ट के अंदर क्या, हिंदुइज्म एंटर करता है। इससे पहले अहोम कोर्ट के अंदर किसको पूजा किया जाता था? अहोम के जो डेटी थे, जिनको क्या कहते हैं, सोमसेंग या फिर सोमदेव। इससे पहले अहोम कोर्ट के अंदर बस किसका पूजा हुआ करता? ओनली अहोम के डेटी का पूजा हुआ करता था। लेकिन अभी जब ये ब्राह्मण फैमिली को लेकर आ गए अहोम कोर्ट के अंदर, तो होता क्या है कि द विष्णु पूजा स्टार्टेड, विष्णु को पूजा करना स्टार्ट करते हैं। द वर्शिप ऑफ विष्णु, वी कैन से द वर्शिप ऑफ विष्णु स्टार्टेड इन द अहोम कोर्ट, स्टार्टेड इन द अहोम कोर्ट, along with अहोम्स डेटी। अहोम का डेटी का नाम मैंने क्या बताया? सोमसेंग, सोमसेंग या फिर सोमदेव भी कहा जाता है। इससे पहले तो सिर्फ अहोम कोर्ट के अंदर सोमसेंग को ही पूजा किया जाता था। अब जब ये सुदांगफा ने वो ब्राह्मण फैमिली को लेकर अहोम कोर्ट के अंदर आए, तो अब अहोम कोर्ट के अंदर हिंदू का जो डेटी है, दैट इज विष्णु का भी पूजा किया जाने लगा, ठीक है। ये पहली बार हो रहा था। अब सुदांगफा ने क्या किया? सुदांगफा ने अपना कैपिटल को शिफ्ट किया, ठीक है। इससे पहले अहोम का कैपिटल क्या था? सोराइदेव, जिसको किसने बनाया था? जिसको बनाए थे सुकाफा ने। अब इन्होंने क्या किया? शिफ्टेड हिज कैपिटल टू, कहां शिफ्ट किया इन्होंने अपना कैपिटल को? सोरगुआ, शिफ्टेड हिज कैपिटल टू सोरगुआ। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो अहोम के कैपिटल है उनका नाम आप एक सेपरेट पेज में लिख के रखिए, ठीक है। पहला कैपिटल सोराइदेव बाई सुकाफा, दूसरा कैपिटल सोरगुआ बाई सुदांगफा, ऐसे करके आप एक सेपरेट पेज में अहोम के कैपिटल के बारे में लिखिए, ताकि ना आपको बाद में अहोम के कैपिटल्स पर अगर रिवाइज करना हो तो आपको आसान हो जाए। ऐसे करके आप लोग एक सेपरेट पेज पर लिखिए। सोरगुआ नियर दिहिंग, दिहिंग के सामने सोरगुआ नाम के जगह पर इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, ठीक है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि इन्हीं के समय में सुदांगफा के समय में ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अहोम हिस्ट्री कोरोनेशन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम कोरोनेशन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड इन द अहोम कोर्ट। कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब क्या? राज अभिषेक, राज तिलक करना, राजा को तिलक पहनाकर राजा को राज गद्दी पर बैठाना, राज अभिषेक जो हम कहते हैं, है ना। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अहोम परफॉर्म्ड हिज कोरोनेशन सेरेमनी। फर्स्ट टाइम अहोम परफॉर्म्ड हिज कोरोनेशन सेरेमनी। कोरोनेशन
सेरेमोनी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है खिंगोरी घौर उठा, खिंगोरी घौर उठा सेरेमोनी, जिसको क्या कहा जाता है, खिंगोरी घौर उठा सेरेमोनी कहा जाता है। खिंगोरी घौर उठा सेरेमोनी का मतलब क्या है कि ये जो कोरोनेशन सेरेमोनी है, ये सेरेमोनी परफॉर्म करने के लिए जो कोरोनेशन हॉल बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे 3 घर बनाए जाते थे, ठीक है, जहां पर ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता, कोरोनेशन हॉल बनाए जाते, यहाँ पर अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता और यहाँ पर राजा को राज तिलक पहनाया जाता था। अब ये जो कोरोनेशन हॉल बनाया जाता है, ये कोरोनेशन हॉल যদি আমি অসমীয়াত কওঁ তেতিয়াহলে এই যেটো কোৰোনেশন হল বনোৱা যায় এটা গছৰ কাঠেৰে বনোৱা যায়। কোনটো গছৰ কাঠ? শিঙৰি গছৰ কাঠেৰে এই কোৰোনেশন হলটো বনোৱা যায়। আৰু এই শিঙৰি গছৰ কাঠেৰে বনোৱা ঘৰত ৰাজাই কি কৰে, ৰজাই এই राज तिलक परफॉर्म करे, राज अभिषेक परफॉर्म किया जाता है यहीं पर। तो इसीलिए সেই কাৰণে এই যেটো সেরেমনি কোৰোনেশন সেরেমনি তাক কি বুলি জনা যায়? खिंगोरी घर उठा। राजा এই खिंगोरी ঘৰৰ ওপৰত উঠে আৰু ইয়াতে राज तिलक কৰা যায় ৰজাক। সেই কাৰণে এই সেরেমনি কি বুলি জনা যায়? खिंगोरी घर उठा সেরেমনি বুলি জনা যায়। আৰু এই সেরেমনিত এটা কাস্টম আছিলে, এই ৰিচুৱেলছত এটা কাস্টম, এটা প্ৰথা আছিল। কি প্ৰথা? যে ৰজাই যেতিয়া এই সেরেমনি পারফর্ম কৰে তেতিয়া কি কৰিছিল, এজন মানুহৰ ডিঙি কাটি দিছিলে বা বলি দিয়া গৈছিল, ঠিক আছে না। বিফোর পারফর্মিং দিস কোরোনেশন সেরেমনি আ ম্যান ওয়াজ বিহেডেড, এজন মানুহক বলি দিয়া গৈছিলে বোলে, এনেকুৱা কোৱা যায়, ठीक। बाद में हमें मिलेगा कि अहोम राजा रुद्र सिंह ये जो कस्टम है, ये जो प्रथा है, इसको बदलते हैं, है ना, इंसान के जगह पर एक बफेलो को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें बाद में मिलेगा ये। लेकिन जब ये पहली बार ये सेरेमनी परफॉर्म किया जाता था तो होता क्या था, ऐसे कहा जाता है कि ए मैन वाज बिहेडेड बिफोर परफॉर्मिंग दिस कोरोनेशन सेरेमनी, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने बस अगर कहें तो 2 राजा के बारे में चर्चा की। अभी तक हमने बस 2 राजा के ऊपर चर्चा किया अहोम का। पहला कौन? पहला सुकाफा। सुकाफा पर हमने चर्चा की, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशंस थे हमने नोट करके रखे, ठीक है। वैसे मैंने नाम तो सबका बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन? एक तो सुकाफा और दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर कौन? ये हो गए सुदांगफा। ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर अभी तक हमने चर्चा की। सुकाफा के समय में हमने जो भी इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था सौरायदेव में, जो भी इनके साथ 2 मंत्री आए थे, बुरागोहाई बोरगोहाई, द फर्स्ट 2 ट्राइब्स टू सबमिट देयर ऑथोरिटी ना, देवधाई और बाइलोंग टू राइट बुरंजी, ये हमने सुकाफा पर देखा था। और सुदांगफा पर क्या होता है कि ना पहली बार हिंदुइज्म एंटर करता है, ये अपना कैपिटल को शिफ्ट करते हैं सौरगुआ तक। ये इनके समय में ही पहली बार क्या होता है, कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में हमने चर्चा किया सुदांगफा। अब बीच में जो भी थे, बस अगर आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है तो क्रोनोलॉजी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप सारे राजा का नाम रट्टा मारो, क्योंकि ऐसा मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ ये हमें पीएचडी करना नहीं है, इधर हमें एग्जाम पर फोकस रखना है, ठीक है। इससे पहले, आज से पहले एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है उसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो इससे आगे जो भी कंटिन्यू करना है अहोम राजा के बारे में, जो भी हम देखेंगे ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमको सारा राजा के बारे में नहीं देखना है, सबके बारे में हमें इन डेप्थ नहीं जाना है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वहीं पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे कि जो भी बचा हुआ है वहां पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप लोग भूलिएगा मत क्या कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजों पर प्रैक्टिस करना भूलिएगा मत, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलिए, हर दिन लगाइए, टेस्ट लगाइए, सवाल को ना अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, सवालों को जितना हो सकता है उतना निखारने की कोशिश कीजिए खुद को, ठीक है। और किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आज का सेशन को ज्यादा लंबा और नहीं खींचते हैं, हम सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों ने सारा नोट बनाया होगा। किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे बताइए,
ठीक, हम आपके डाउट को सोल्व करेंगे। तो आज का सेशन में यहां तक, अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं कल इसी समय 4 बजे, भूलिएगा मत 4 बजे लाइव आने में, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।